नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय हूँ तथा हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों, आज आपसे मैं रीति काव्य की विशेषताएं तथा उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं उस पर बातचीत करने जा रहा हूं। यानी आज की बातचीत का शीर्षक है रीति काव्य की विशेषताएं तथा प्रमुख प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल लगभग 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक व्याप्त है। इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। रीतिकालीन कवि सचेत होकर अपनी कविताएं कर रहे थे, क्योंकि उनकी कविता सीधे जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। क्योंकि उन दिनों द्रव्योलब्धि यानी रुपये की जो इच्छा थी या धन की जो चाहत थी, राजाओं, सामंतों, जागीरदारों से ही संभव थी। इनमें से कुछ काव्य प्रेमी थे तो कुछ कवि दरबार की शोभा थे। यानी जो कवियों का वर्ग था वह भी दो भागों में बटा हुआ था। कुछ काव्य प्रेमी लोग थे तो कुछ ऐसे लोग थे जो दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। यदि हम भक्ति काल के अंतिम समय पर नज़र डालें तो पाते हैं कि उन दिनों भक्ति का प्रगतिशील पक्ष बहुत कुछ क्षरित हो चुका था। मधुरोपासक कृष्ण भक्तों ने अपनी सीमा को अत्यंत संकीर्ण बनाते हुए उसे राधा कृष्ण की कुंज क्रीड़ा तक ही सीमित कर लिया था। मर्यादावादी रामोपासकों के रसिक संप्रदाय ने मर्यादा का महल ही ढहा दिया था। रीति काव्य मुख्यतः मांसल श्रृंगार का काव्य है। इसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ है। अधिक काव्य मुक्तक शैली में है, पर प्रबंध काव्य भी हैं। इन 200 वर्षों में गद्य काव्य का अपूर्व उत्कर्ष हुआ, परंतु धीरे धीरे रीति की जकड़ बढ़ती गई और हिंदी काव्य का भाव क्षेत्र संकीर्ण होता गया। यानी आप 200 सालों पर नज़र डालें तो जो कविता का शिल्प है उसमें चमत्कारिक ढंग से बहुत ही बेहतरीन उपलब्धियां हासिल हुई, लेकिन खास सीमा यह हुई कि रीति ने यानी परंपरा की जो निबद्धता है उसकी जकड़ दिखाई पड़ती है इस कालखंड में। और जो रचनाकार हैं उनका भाव क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण होता गया। यानी कविता की संवेदना के सिलसिले में उनकी विचार परिधि एक सांचे पर ही ढल गई। उसमें नए विषयों की या नई जो परिधि है उसकी तरफ आकर्षित होने की या व्याख्यायित होने की समझ नहीं दिखाई पड़ती। आधुनिक युग तक आते आते इन दोनों कमियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। इस प्रकार रीतिकाल में मुख्यतः 3 कोटियों के साहित्य मिलते हैं। आप देखिए कि इस दौर में 3 तरह के साहित्य मिलते हैं। ख़ास तौर पर रेखांकित करने योग्य बात है रीतिबद्ध साहित्य, रीति सिद्ध साहित्य और रीति मुक्त साहित्य। इन्हें अलग अलग ढंग से पहले समझ लें। जो कवि लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ दोनों लिख रहे थे वे रीतिबद्ध कोटि के कवि थे। जैसे चिंतामणि को ले लीजिए, उन्होंने रस विलास नाम का लक्षण ग्रंथ लिखा और काव्य विवेक नाम की जो यानी रस विलास नाम की उन्होंने जो किताब लिखी वो कविता की किताब थी, लेकिन काव्य विवेक नाम की जो किताब लिखी वो लक्षण ग्रंथ था। यानी लक्ष्य ग्रंथ तो रसविलास और लक्षण ग्रंथ काव्य विवेक। उसी तरह केशवदास की रामचंद्रिका को देखिए तो रामचंद्रिका लक्ष्य ग्रंथ है और कवि प्रिया लक्षण ग्रंथ है। देव जो उस दौर के महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी भाव विलास जो रचना है वह लक्ष्य ग्रंथ है और शब्द रसायन लक्षण ग्रंथ है। रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, यानी उन्होंने काव्य शास्त्रीय या काम शास्त्रीय आधारों पर लक्ष्य ग्रंथों की रचना की। उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना कर उनकी व्याख्या, विश्लेषण या नवोन्मेष नहीं किया। उन्होंने केवल लक्ष्य ग्रंथों की रचना की। यह अलग बात है कि उन कवियों ने रीति ग्रंथों के आधार पर ही काव्य मुक्तकों का लेखन किया। ऐसे कवियों में बिहारी, जिनकी रचना बिहारी सतसई है, रसनिधि, जिनकी रचना रसनिधि सार 12 मासा है, वृंद, जिनकी रचना 12 मासा भाव पंचाशिका है, आदि का नाम उल्लेखनीय है।
रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों या लक्ष्य ग्रंथों की रचना नहीं की। उन्होंने अपने भावों और जीवनानुभवों को आधार बनाकर काव्य रचनाएं की। ऐसे कवियों में घनानंद को हम याद कर सकते हैं। भूषण भी इसी धारा के कवि हैं। इन सभी कवियों का नाम इस धारा के अंतर्गत शुमार किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि जो रीतिकाल की कविताएं हैं उनकी मुख्य विशेषताएं तथा प्रवृत्तियां क्या हैं। रीतिकाल के अंतर्गत लिखे गए समस्त उपलब्ध ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि इस युग के जो कवि हैं या उनकी जो कविताएं हैं उसमें व्यापक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है रीति निरूपण की। क्या राज्याश्रित और क्या जनकवि, इनमें से अधिकांश ने इस विषय पर एकाध ग्रंथों के भीतर कई रूपों में मुखर हुआई जो बातें हैं वो किस पर है? रीति निरूपण पर है। इस काल की प्रवृत्तियों पर विस्तार से विचार की ज़रूरत है। हम इस अध्ययन में समझने की कोशिश करेंगे कि रीति निरूपण किस तरह से उनके यहाँ नज़र आता है, या लक्षण ग्रंथ हम श्रृंगार चित्रण को भी समझने का प्रयास करेंगे। वीर और भक्ति काव्य जो लिखा गया इस दौर में उसे देखेंगे। नीति काव्य की भी रचना हुई है। प्रकृति चित्रण किस रूप में दिखाई पड़ता है। ब्रज भाषा का तो यह एकदम शिखर काल है, तो इस भाषा का उत्कर्ष कैसे रीतिकाल में हुआ इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। आलंकारिकता की प्रवृत्ति किस तरह से है यह देखने का प्रयास करेंगे। मुक्तक काव्य रूप जो इस दौर में लिखे गए उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। एक एक करके इनको विस्तार से समझने की ज़रूरत है। आइए सबसे पहले रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों के बारे में अपनी समझ साफ करते हैं। रीति निरूपण की इस व्यापक प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर इसके भीतर कुछ अंतः प्रवृत्तियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। इनको काव्यांग विवेचन तथा निरूपण शैली के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। रीतिकाल की सर्व प्रमुख विशेषता रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। यानी इसको ऐसे समझिए कि रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी काव्य शास्त्र या काम शास्त्र पर आधारित जो सिद्धांत पहले से मौजूद थे उन्हीं को आधार मानकर जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए उनमें हुआ क्या, उनमें या तो काव्य विवेचना हुई है या फिर जो श्रृंगारिक भाव वस्तु है उसके निरूपण की कोशिश हुई है। जैसे कि नायकों के प्रकार या नायिकाओं के प्रकार या जो मिलन हैं उसकी अवस्थाएं, इस तरह की बातें। कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुकरण करते हुए अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि रीति निरूपण में इन कवियों को विशेष सफलता नहीं मिली है, प्राय इन्होंने संस्कृत ग्रंथों में दिए गए नियमों और तत्वों का ही हिंदी पद्य में अनुवाद किया है। इनमें मौलिकता और स्पष्टता का भाव है। काव्यांग विवेचन के आधार पर इस प्रवृत्ति की दो अन्य प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहला सर्वांग विवेचन, दूसरा विशिष्टांग विवेचन। आइए सर्वांग विवेचन के बारे में समझें। सर्वांग विवेचन की प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में सामान्य रूप से काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा यानी रस काव्य की आत्मा है या ध्वनि काव्य की आत्मा है, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार और छंद का निरूपण किया गया है लक्षण ग्रंथों में। कुछ विद्वानों ने काव्यांगों का विवेचन एक ही ग्रंथ में किया है और छंद का प्रयोग पृथक रूप से करने का प्रयत्न किया है। जैसे चिंतामणि के कविकुल कल्पतरु को ले सकते हैं या देव के शब्द रसायन को ले सकते हैं। कुलपति का रस रहस्य और दास का काव्य निर्णय भी इसी श्रेणी में उल्लिखित किया जा सकता है। आइए विशिष्टांग विवेचन को समझें। विशिष्टांग विवेचन की प्रवृत्ति के अंतर्गत वे ग्रंथ कहे जा सकते हैं जिनमें उक्त काव्यांगों में से किसी एक अथवा दो या तीन को विवेचन का विषय बनाया गया है। क्या विषय है? जैसे रस है, अलंकार है, छंद है। इन तीनों के विवेचन में सामान्य प्रवृत्ति यह रही है कि तीनों का पृथक पृथक विवेचन एक ग्रंथ में हो, किंतु देव के भाव विलास और याकूब खान तथा राय शिवप्रसाद के रसभूषण नामक ग्रंथों में रस और अलंकार का विवेचन एक साथ किए जाने का प्रयत्न भी रहा है। श्रृंगार चित्रण के बारे में समझें। रीतिकाल की दूसरी बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की कविता में नारी केवल पुरुष के रतिभाव का आलंबन बनकर रह गई। राधा कृष्ण के प्रेम के नाम पर नारी के अंग प्रत्यंग की शोभा, हाव भाव, विलास, चेष्टाएं आदि में श्रृंगार का सुंदर और सफल चित्रण हुआ है, परंतु वियोग वर्णन में कविकर्म खिलवाड़ बनकर रह गया है। श्रृंगार के आलंबन और उद्दीपन के बड़े ही सरस उदाहरणों का निर्माण हुआ है।
रीति निरूपण की प्रवृत्ति के समान इस प्रवृत्ति के भीतर भी स्वतंत्र अंतः प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। कौन सी अंतः प्रवृत्तियाँ हैं? जैसे काव्यशास्त्रीय बंधनों का निर्वाह और नैतिक बंधनों की छूट। काव्यशास्त्रीय बंधनों का निर्वाह किस तरह से हुआ है? इस युग के काव्यों में शास्त्रीय बंधनों ने इतना रूढ़ बना दिया कि श्रृंगार के विभाव पक्ष में नायक नायिकाओं के प्रत्येक भेद तथा उद्दीपक सामग्री के प्रत्येक अंग अनुभावों के विविध रूपों, प्रत्येक संचारी और संयोग के भीतर वर्णित स्वरूपों एवं वियोग के भेद उपभेदों सहित विभिन्न काम दशाओं संबंधी रचनाओं के पृथक पृथक वर्ग बनाए जा सकते हैं। ऐसा लगता है इन विषयों में से प्रत्येक से संबद्ध बिंबों का एक सांचा है, जिनमें से ढाल कर उन्हें निकाला गया है। उन्हें एक विशिष्ट परिवेश की सीमा रेखा से बाहर आने ही नहीं दिया गया है। यानी प्रेम में मान लीजिए कि कोई प्रेमी और प्रेयसी मिलते हैं और उसके बाद किस तरह से उनका मिलन होता है, किस तरह से वे सुख प्राप्त करते हैं, इन सबों की प्रचलित परिपाटी है। और कवियों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन वर्णन करने का जो सलीका है या बिंबों के चयन का जो तरीका है वो सब एक ही तरह से दिखाई पड़ता है। हम कह सकते हैं कि एक सीमा रेखा तय है और उससे बाहर रचनाकार निकलता हुआ प्रायः नज़र नहीं आता। उसी तरह नैतिक बंधनों के प्रति जो आग्रह है इस दौर के रचनाकारों का, कवियों का, वो चाहते हैं कि नैतिक बंधनों की छूट मिले। नैतिक बंधनों की छूट तथा आश्रयदाताओं के प्रोत्साहन के कारण कवि जन अपनी कल्पना के पंख उतने अवश्य फैला सके हैं कि काव्यशास्त्रीय घेरे के भीतर भी बिंबों की रेखाएं उभर कर अपने निर्माताओं की अभिरुचि और दृष्टि की व्यंजना के द्वारा उनकी स्मृति की सामान्य विशेषताओं को प्रकट कर गई हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन कवियों की श्रृंगार भावना में दमन से उत्पन्न किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथियां न होकर शरीर सुख की वह साधना है जिसमें विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही व्यक्ति की दृष्टि केंद्रित रहती है तथा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने अथवा वासना के उन्नयन का प्रयत्न नहीं होता। अब देखिए, नैतिकता के जो बंधन हैं उसके प्रति ये आग्रहशील हैं रचनाकार। हालांकि ऐसी परंपरा पहले भी नज़र आती है। जैसे भर्तृहरि अपनी एक कविता में कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं इस पृथ्वी पर, उनके दो ही काम होते हैं, या तो वह ग्रंथों का अध्ययन करें, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करें, या कोई जो युवती है उसके सौंदर्य का सुख पिए। तो आप देखें कि नैतिक बंधनों के प्रति जो आग्रह थे वे टूटते हुए, दरकते हुए नज़र आते हैं। हालांकि उसके बीज रीतिकाल के पहले की कविताओं में भी हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस दौर में बात यह हो गई कि नैतिकता के बंधनों को तोड़ने का उत्कट प्रयास नज़र आता है। इस दौर की कविताओं में युद्ध और दानवीरता के भी प्रसंग हैं। रीतिकाल में अपनी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं वीर और भक्ति के भी दर्शन होते हैं। भूषण का वीर काव्य हिंदी साहित्य की निधि है। यह प्रवृत्ति आश्रयदाताओं की युद्धवीरता के वर्णन में दृष्टिगोचर होती है। इनकी अभिव्यक्ति में सामान्य रूप से दान की सामग्री की प्रचुरता और आश्रयदाताओं के प्रभाव के वर्णनों के कारण वैसा रसात्मक प्रभाव नहीं नज़र आता है। यह राजाओं की झूठी प्रशस्ति का प्रभाव छोड़ता हुआ अनेक स्थानों पर नज़र आता है। इसमें उत्साह का अभाव ही रहा है। दिखाई पड़ता है कि जो राजा है, जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय है, उसकी कल्पनाशीलता के अतिरेक में ऐसे वर्णन किया जाता है जैसे कि वह पृथ्वी का सबसे बड़ा शासक हो। भक्ति काव्य भी इस दौर में लिखे गए हैं। इस काल में भक्ति की प्रवृत्ति ग्रंथों के मंगलाचरणों, ग्रंथों की समाप्ति पर आशीर्वचनों, भक्ति एवं शांत रस, निर्वेद आदि संचारियों के उदाहरणों में मिलती है। ये कवि सामान्यतः विष्णु के राम और कृष्ण के साथ गणेश, शिव और शक्ति में समान श्रद्धा व्यक्त करते पाए जाते हैं। अतः यह माना जा सकता है कि ये किसी विशेष संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे रीतिकाल के कवि। वास्तव में इस समय भक्ति धार्मिकता का परिचायक नहीं थी, बल्कि विलास से जो जर्जर दरबारी वातावरण है उससे बाहर निकलने का जो आकुल मन है उसकी चेतना नजर आती थी। कह सकते हैं कि दरबारी वातावरण से बाहर आकुल मन की शरण भूमि है इस दौर की भक्ति। इसलिए समय समय पर रचित इन छंदों में से अधिकांश में भक्त कवियों की तन्मयता का आभास नजर आता है।
नीति काव्य इस युग की एक नई देन है। इस युग के कवियों के साहित्य में नीति निरूपण संबंधी जीवन के घात प्रतिघात से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरोचन के लिए शांति का आधार थी। यही कारण है कि आत्मोपदेशों में इनके वैयक्तिक अनुभवों की छाप प्रायः देखने को मिल जाती है। अलंकारों, निर्वेद संचारियों इत्यादि के विवेचन के प्रसंगों में उद्धृत ये नीतिपरक रचनाएं यद्यपि परिमाण में बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं जिनमें वैयक्तिक अनुभवों से उत्पन्न विवेक और विशेष स्थान को महत्व देने की परंपरा विकसित हुई है। इस क्षेत्र में वृंद के नीति, दोहे और गिरधर की कुंडलियाँ तथा दीनदयाल गिरी की अन्य उक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। जैसे कवि वृंद के नीतिपरक दोहे में से एक दो उदाहरण लें। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी विद्या एक ऐसा धन है जिसकी बात अपूर्व है, इसे जैसे जैसे खर्चा किया जाता है वैसे वैसे यह बढ़ती है, और यदि इसको खर्च नहीं किया जाता है तो घट जाती है। इसी तरह वृंद एक दूसरे नीतिपरक दोहे में कहते हैं, क्षमा खड्ग लीने रहे खल को कहाँ बसाए, अगिन परि तृण रहित थल आपहि ते बुझ जाए। गिरधर के नीतिपरक दोहे देखिए, दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊं न रहत निदान। या बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुधुआए। प्रकृति चित्रण रीतिकालीन कविता में किस तरह से है देखने का प्रयास करें। प्रकृति चित्रण रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं रही है, लेकिन कुछ काव्यों के मनोहारी दृश्य देखने को मिलते हैं। सुंदर उत्सवों और ऋतुओं के माध्यम से अपनी छटा बिखेरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि रीति काव्य में जहाँ भी प्रकृति चित्रण के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं, वहाँ अवश्य ही उन मनोरम वातावरण में मन निमग्न हो जाने को व्याकुल हो उठता है। इस काल में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है। स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम रूप में हुआ है। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि दरबारी कवि का, जिसका आकर्षण केंद्र नारी ही थी, ध्यान यानी दरबारी कवियों का ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर जा ही कैसे सकता था। इनके काव्य में प्रकृति का बिंबग्राही रूप नहीं मिलता। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण भी परंपरागत है, जैसे सेनापति, ठाकुर, पद्मावत इत्यादि की जो प्रकृति चित्रण की स्थितियां हैं वो प्रशंसनीय रूप में नजर आती हैं। सेनापति के काव्य में प्रकृति चित्रण का एक रूप देखिए। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है, बंदी जिजी बोलत विरध वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, आवै आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध माझ तने रहियत है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। इस काल में ब्रजभाषा का भी उत्कर्ष हुआ है। यह काल ब्रजभाषा का स्वर्ण युग है। भाषा में वर्ण मैत्री, अनुप्रास, ध्वन्यात्मकता, शब्द संगीत आदि का पूरा निर्वाह किया गया है ब्रजभाषा के उत्कर्ष के लिहाज से। अतः इस काल की मुख्य काव्य भाषा ब्रजभाषा है। गौण रूप से अवधि में भी काव्य रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी ने अवधि में लिखा, एई उधारत हैं तिन्हें जे परय मोछ महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परय कबहूँ जम घेरे, राजय रमा रमनी उपधान, अभय बरदान रहें जन नेरे, हैं बलभार दंड भरे हरि के भुजदंड सहायक मेरे। इस काल में गद्य रचनाएं भी दिखाई पड़ती हैं। इस काल में कुछ गद्य रचनाएं भी लिखी गईं जो ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण के रूप में व्यवहृत हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी के रीतिकाल का दौर बहुत लंबा है। सीमित विषय पर लगभग 250-300 साल तक लगातार कविता लिखी जाती रही। रीति काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि हिंदी के एक बहुत बड़े सरस सहृदय समाज का निर्माण किया गया इस दौर में। इस काल में सांस्कृतिक एवं कलात्मक वैभव चरम पर रहा। कलात्मक चातुरी, लाक्षणिक वैचित्र्य इस काल की अनुपम देन कही जा सकती है।
खड़ी बोली में गद्य लेखन का श्री गणेश 1500 ईस्वी के प्रारंभ में किसी अज्ञात कवि द्वारा रचित सूफी काव्य कुतुब शतक से माना जा सकता है। जैसे तब 1100 आदमी कुतुबुद्दीन नवल पास रखे, तिसमें 500 बूढ़ी, तीनों के हाथ 500 सोवन लठी, 6 से छड़ीदार सोने की छड़ी लिए रहो, तीनों को पतिस्याह हुकुम किया। इस तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं लिखी हुई। आलंकारिकता की प्रवृत्ति इस काल में बड़ी महत्वपूर्ण है। यह रीतिकाल की बहुत उल्लेखनीय विशेषता है। इसका कारण यह था, राज दरबारों का विलासी वातावरण तथा जनसाधारण की जो रुचि थी वे आलंकारिकता के प्रति आग्रहों से भरी हुई थी। कवि को अपनी कविता भड़कीले रंगों में रंगनी पड़ती थी। बहुत सारे कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, लेकिन बहुतों ने केवल उदाहरण ही लिखे, जबकि उनमें लक्षण विद्यमान थे। अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वह साधन न होकर साध्य बन गए, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम ही हुआ। कभी कभी केवल अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होते हैं और कवि का अभिप्रेत अर्थ उसी चमत्कार में खो जाता है। यह दोष रीतिकालीन काव्यों में प्रायः दिखाई देता है। केशव को इसी कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए कि अलंकार के आग्रह में केशवदास ने जो अपनी कविता लिखी, जो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है केशवदास की। अब आप देखिए कि केशवदास जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, वो रामचंद्रिका में एक जगह जब राम जंगल की ओर जा रहे हैं वनवास के लिए, तो गांव की जो महिलाएं हैं उनके मन में जिज्ञासा होती है कि ये कौन है। तो तरह तरह से उनके मन में भाव आता है। कोई उन्हें ठग समझता है, कोई उन्हें भेषधारी समझता है। तो इससे यह पता चलता है कि वे केवल संदेह अलंकार का प्रयोग करने के लिए ठग और जो बहुरूपिया है इस तरह के विशेषणों से राम को नवाजते हैं। उसी तरह एक पंक्ति आती है कि बासर की संपत्ति ज्यों उलूक न चितवत, यानी राम सीता के वियोग में इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं जैसे दिन में उल्लू को कुछ भी नज़र नहीं आता। तो राम की तुलना उल्लू से करते हुए दिखाई पड़ते हैं केशवदास अपनी रामचंद्रिका नाम की किताब में। यह बात इस बात को प्रमाणित करती है कि आलंकारिकता का जो आग्रह है रीतिकाल में इस तरह से प्रबल रूप से प्रकट है कि कवियों के द्वारा अनेक बार यह बात छोड़ दी जाती है कि जो जन रुचि है या जन भावना है या जो परंपरा में विद्यमान बात है उसकी भी वे अवहेलना करते हैं और आराध्य की विशेषता का वर्णन करते हुए उनकी तुलना उल्लू से कर देते हैं या ठग से कर देते हैं। इस तरह की बात जब नज़र आती है तो हमें लगता है कि अलंकारों के प्रति अतिशय आग्रह के कारण इस तरह के भाव नज़र आते हैं। मतिराम द्वारा रचित रूप और प्रेम से भरे इस पद को देखिए। इस पद में नायिका की आंखों में मादकता है और चित्त में चंचलता है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके असी अंगन चारु गुराई, आँखनी में अलसानी चितौनी में मंजु बिसासन की सरसाई, कोबिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहै मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नीरे हुए नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सिनिकाई। भूषण के इस छंद को देखिए जिसमें आवेग और अनुभूति की एकता है। इंद्र जिमिजंभ पर बाड़ो स्वंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं, पौन बारिवाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहसबाहु पर राम द्विजराज हैं, दावा द्रुमदंड पर चीता मृगझुंड पर भूषण बितंड पर जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर कान्ह जिमिकंस पर ज्यों मिलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। इस दौर में मुक्तक काव्य भी लिखे गए। रीतिकाल में मुक्तक काव्य रूप को प्रधानता मिली है और राजाओं की जो काम क्रीड़ा है और काम वासना को उत्तेजित करने एवं उनकी मानसिक थकान को दूर करने के लिए जिस कवि का आश्रय लिया गया वह मुक्तक ही थी। आप देखिए कि इस दौर में जो मुक्तक काव्य लिखे गए वे बहुत ही सुंदर थे। जैसे बिहारी सतसई में सतसैया के दोहरे अरुनावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यानी बिहारी के जो मुक्तक हैं वे इतने असरदार थे जिसके लिए अनेक उपमाओं की बात की गई और कहा गया कि किस तरह से उनकी रचनाएं गहरे भावबोध से भरी हुई हैं। सतसैया के दोहरे अरु नाविक के तीर, सतसई में शामिल दोहे ऐसे ही हैं जैसे नाविक को
किनारा नज़दीक नज़र आता है। सतसैया के दो रे अरु नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। जो देखने में तो लगता है कि बहुत निकट है लेकिन दूर होता है, उसी तरह जो सतसैया के दोहे हैं वे देखने में छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन उनका असर काफ़ी मारक होता है। कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, जैसे गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, पद्माकर का हिम्मत बहादुर, वीरदावली, लाल कवि का छत्र प्रकाश आदि। आप देखें कि घनानंद ने जो कविता लिखी थी वह भी मुक्तक का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। गणपति चंद्र गुप्त जो एक आलोचक हैं हिंदी के, उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्यकालीन प्रबंध काव्य में जो स्थान तुलसीदास के रामचरितमानस का है वही इस काल के मुक्तक काव्य में घनानंद के कवित्व और सवैयों का है। उनके मुक्तक हिंदी मुक्तक के सौंदर्य की चरम सीमा का स्पर्श करते हैं। घनानंद के दोहों से अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं। क्यों हंसी हेरी हयो जियरा अरु क्यों हित के चित चाह बधाई, काहे को बोली सने बैननी चैननी में निसैन बढ़ाई। तो चंद को चकोर देखे निशिदन करे लेखे, चंद्र बिन दिन दिन लागत अंधियारी है। इस तरह से अनेक पद हैं ऐसे जो कि घनानंद की प्रेम की गहराई का परिचायक हैं। हम इस पूरे अध्ययन के माध्यम से जो समझ सकते हैं वो 3-4 बिंदुओं के रूप में समझ सकते हैं। अनेक सीमाओं के बावजूद रीति काव्य ने हिंदी साहित्य में काव्य कला और शब्द साधना की चेतना जगाई। रीतिकालीन कवि कविता और सवैया छंद के माध्यम से अपनी कविताएं रची। कवित्व की रचना मूलतः श्रृंगार और वीर रस में हुई, तो सवैयों में श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग हुआ। इस काल में श्रृंगार के वर्णन को बहुत से कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया है। इसका कारण जनता की रुचि थी जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। बावजूद इसके रीतिकाल में जो कविताएं प्रेम और मिलन के अनेक दृश्यों से संबंधित लिखी गईं वे हिंदी साहित्य की अपूर्व निधि हैं, और कलात्मक जो मूल्य कायम किए गए इस दौर में वे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और साहित्य की विकास यात्रा में सौंदर्य और प्रेम के विविध रूपों के वर्णन के लिहाज से यह काल हमेशा याद रखने योग्य है। धन्यवाद।